नमस्कार। YouTube के एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा आपके बीच अपने नौजवानों के छात्रों के विषयों पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है केंद्र की मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प था कि छात्रों को 12वीं कक्षा के छात्रों को इंजेक्शन लगवाए जाए, कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया जाए और 1-1.5 माह के बाद की कोई तारीख देकर उनके एग्जाम्स करा लिए जाए। ये था पहला विकल्प। और दूसरा विकल्प था कि एग्जाम रद्द कर दिए जाए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री निशंक जी ने, जिनके साथ दो पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे, उस वक्त HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, प्रकाश जावड़ेकर जी भी उनके साथ उस कमेटी में थे, स्मृति ईरानी जी भी उस कमेटी में थी और राजनाथ सिंह जी, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सिर्फ इतना ही था कि वो एक जमाने में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके काम लोगों को पसंद नहीं आए और अगला चुनाव वो विधायक का चुनाव भी हार गए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उसके हेड हैं। चलिए, ये फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। उस कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि कौन पड़े इस चक्कर में, अब छात्रों को बुला करके उनके टीकाकरण कराएं और टीकाकरण कराने के बाद फिर उनके एग्जाम्स कराए जाए। इससे अच्छा है रद्द कर दो। ये एक बड़ा आपत्तिजनक फैसला है। बाहरी तौर पर देखने पर यह लग सकता है कि चलो ठीक ही हुआ, ये पता नहीं और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ आज कि इससे कितना बड़ा नुकसान अगले कुछ वर्षों का हमने अपनी एक पूरी पीढ़ी का वो कर लिया। आइए बात शुरू करते हैं। लगभग 1,44,00,000 छात्र पूरे देश में पिछले वर्ष थे। कमोबेश इतने ही इस वर्ष भी रहे होंगे। एक कक्षा 12वीं के छात्रों की बात कर रहा हूं मैं। वो छात्र जो 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले थे, ये उनकी गिनती बता रहा हूँ। 1,44,00,000 ये पिछले वर्ष की गिनती है। इसमें मोटे तौर पर 12 लाख CBSE बोर्ड के हैं और 1.5 लाख, सवा से 1.5 लाख के करीब ISC बोर्ड के हैं और बाकी प्रदेशों के जो विभिन्न बोर्ड्स हैं, अलग अलग प्रदेशों के, जिनमें सबसे ज़्यादा जाहिर है यूपी के होंगे। उत्तर प्रदेश का जो यहाँ का यूपी बोर्ड जिसको हम बोलते थे, वो उत्तराखंड का बोर्ड, वो इसी तरह से पंजाब का, हरियाणा का, तमिलनाडु का, केरला का और सारे हिंदुस्तान भर का। तो और केंद्रीय विद्यालय भी इसी में शामिल थे। सब मिला के 1,44,00,000 छात्र वो थे जो अगर सरकार निर्णय लेती तो इस वर्ष अपीयर होते 12वीं की परीक्षा में। तो ऐसी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारे छात्र हैं, ये पहले से इनका रजिस्ट्रेशन है। इन सब ने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पिछले वर्ष जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही करवा लिया था। वो प्रोसेस है, वो हर साल होता है। बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और इन सब के पास अपने अपने सेंटर भी है। सेंटर क्या है? इनके सेंटर हैं इनके स्कूल्स। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका केंद्र भी निर्धारित है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी है और पिछले 1.25 साल से जिस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, तो इनमें से 90-95% बच्चों के पास अपना मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, स्मार्टफोन ये सभी लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 1.25 साल से कोरोना काल के बाद ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब के सब कनेक्टिविटी से जुड़े हुए छात्र थे और इनका टीकाकरण करना मुश्किल नहीं था। इनका टीकाकरण करना
बहुत आसान था, बड़ा सिंपल था। सरकार एक निर्णय लेती कि हम छात्रों का एग्ज़ाम जरूर कराएंगे, और छात्रों का एग्ज़ाम इसलिए कराएंगे कि ये आवश्यक है। 12वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं क्लास की जो मेरिट है, उसी के आधार पर अगले वर्ष के जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, जो दूसरे बीटेक बीई वाले कोर्सेज हैं, जो दूसरे बीबीए वाले कोर्सेज हैं, इस तरह के तमाम जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसकी जो मेरिट लिस्ट है, वो चाहे साइंस स्ट्रीम में है बीएससी वगैरह, चाहे वो कॉमर्स में बीकॉम वगैरह उस स्ट्रीम में है, वो चाहे वो आर्ट्स में है। हम सब देखते ही हैं हर साल जो कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट है, 94% पर हंसराज कॉलेज की लिस्ट खत्म हो गई, लेडी श्रीराम कॉलेज की लिस्ट 96% पर कट ऑफ हो गई। तो वो कौन सी कट ऑफ है? वो इन 12वीं क्लास के छात्रों की है। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, इसका क्या रिपल इफेक्ट होगा? लहर जो पानी में चलती है ना, उसको रिपल बोलते हैं। ये मैं आपको अभी बताता हूं। उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा एक 10-12 सेकंड का मनोरंजन सेक्शन। इसलिए वैक्सीनेशन से वंचित न रहें। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं रही है। अभी 14 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आने वाली है, और 45 से ऊपर के आयु सीमा के लोगों के लिए आजकल वैक्सीनेशन लग रहा है। ये हमारे उत्तराखंड के एक ऐसे नेता हैं, इनका नाम है अजय भट्ट, जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उसी के साथ साथ ये लीडर अपोजिशन भी रहे। वर्तमान में ये नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद है। इनसे इतना नहीं बोला जा रहा कि 14 से 44 साल वाला स्लैब नहीं है, वो 18 से 44 साल का स्लैब है। यानी इतनी गैर जिम्मेदार, इतने लापरवाह, जिनका अपनी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कोई सामान्य मानसिक स्थिति में थे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे शब्द भला कोई एक जागरूक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने का इच्छुक हो, वो कैसे बोल सकता है? बात शुरू करते हैं कि 14 साल के से 44 साल, 14 साल तो कैटेगरी नहीं है अभी सांसद महोदय। आप क्या आप बोलते हैं? आपको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती कि ये जनता में जाने वाला आपका स्टेटमेंट? 18 साल है, वो 18 साल जाग जाओ, नींद से जागो सांसद महोदय, नींद से जागो। ये वही सांसद है, मैं बस अपनी बात कह के खत्म कर रहा हूं, जो लोकसभा में कह रहे थे कि हमारे यहाँ गरुड़ गंगा की जो पत्थर है, अगर उसको घर में रख लो तो सांप नहीं आता, और सांप काट ले तो उसका जहर रोज पत्थर चूस लेता है। ये इस तरह की बातें करते रहते हैं, और ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में भरमार है, भरे पड़े हैं। संघ की शिक्षा प्राप्त। आइए अब मूल विषय पर आते हैं। मैंने आपका ये मनोरंजन थोड़ा सा नीरस हो जाता है ना। अब आइए वापस अपने बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। 12वीं का इस बार एग्जाम ना होना सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री ये थके हुए हैं, थक गए हैं। वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी एक एक भाव भंगिमा, अपना पहनावा, अपने बाल, अपने दाढ़ी का एक एक बाल छांट कर रखते थे ना, अपना कैसा मेकअप हो, कैसा गेटअप हो, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने उसकी इतनी ही परवाह की। वो यहाँ तक कि उन्होंने एक बार तो अपने ही नाम का प्रिंटेड, जो कि उस सूट लेंथ की बुनाई में शामिल था, उसका सूट पहन डाला, जिसको क्लोजअप करके कुछ मीडिया ने दिखाया। इस पर लिखा हुआ था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो जितनी स्ट्राइप्स दूर से नजर आ रही थी, वो दरअसल उनका नाम था। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो अपने स्टाइल, अपने गेटअप, अपना प्रेजेंटेशन, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे। वही प्रधानमंत्री अब ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा अंदर तक सत्ता के सुख से तृप्त हो चुकी है, और अब ना उन्हें अपनी दाढ़ी की परवाह है, ना बालों की परवाह है, ना अब कपड़ों की परवाह कर रहे हैं।
तो जो आदमी अपनी ही परवाह नहीं करता उससे देश की परवाह की हम कैसे उम्मीद करें। ऐसा लगता है कि जब जो विषय सामने आ गया चुपचाप उस पर बोल दिया, कोई योजना तो है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी, ना आपके पास कोई योजना है। निशंक जी को हम छूट दे सकते थे क्योंकि वो बीमार हो गए, ऐन वक्त पर बीमार हो गए। हालांकि उनके बीमार ना होने पर भी कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। इन सब ने अब राजनीतिक इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई। अपने नौजवानों के लिए एक ज़्यादा 5 दिन का टीकाकरण अभियान होने वाला था। वो अगर ये इच्छा शक्ति रखते, अगर इनके मन में नौजवानों के भविष्य के प्रति कोई लगाव होता या इसके लिए कोई सोच होती या कोई प्लान होता, इन्होंने कहा नहीं होगा नहीं होगा, 1 साल दे देंगे, एवरेज मार्किंग कर देंगे। बहुत आसान था 1,44,00,000 बच्चों को उनके सेंटर में बुलाना और बुला करके उनका टीकाकरण करना सबसे आसान काम था। रोक देते पूरे हिंदुस्तान में 5 दिन का टीकाकरण और कहते ये 5 दिन नौजवानों को समर्पित है, और बड़ा आसान था। इधर टीका लगा, उधर रोल नंबर इशू हुआ। टीका लगता ही एनओसी आया कि वो टीका लग गया और रोल नंबर इशू हुआ। दे देते एक तारीख, एक डेट दे देते जुलाई की या जून के आखिरी की कि साहब ये तारीख है, इस दिन से आपके एग्जाम शुरू होंगे, डेट शीट आपके पास आ जाएगी। ये सारे बच्चे व्हाट्सएप, इंटरनेट, इन सारी सुविधाओं से जुड़े हुए बच्चे थे। मगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। इसके नुकसान आखिरी में संक्षिप्त में सुन लीजिए, इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। इसके नुकसान ये होंगे कि अब इन बच्चों को एवरेज मार्किंग के हिसाब से इनको मार्क्स दिए जाएंगे, और ये 2021 का कोरोना बैच, ये आने वाले 50 साल तक भी ये इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस कोरोना बैच का ठप्पा कृपा से पास हुए बच्चे हैं ये सब के सब। इसमें फेल तो किसी को कर नहीं सकते। कैसे फेल करेंगे? हंगामा हो जाएगा। बिना एग्जाम लिए आप किसी को फेल नहीं कर सकते। पास आपने सबको करना है। मेरिट आप अपनी मर्जी से बनाओगे। अब यहाँ जो स्कूल्स हैं उनकी दखल चलेगी। आप सब जानते हैं स्कूलों में खास तौर से साइंस सब्जेक्ट्स में ट्यूशन का कितना जोर रहता है। तो अब यहाँ अपने अपने कृपा पात्रों को मेरिट में ऊपर लाने की एक मुहिम चल पड़ेगी। एक बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं आप, और एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं। शिक्षा के इस पवित्र व्यवसाय के लिए अविश्वास पैदा आप कर रहे हैं इन बच्चों के अंदर, जो पूरा बैच इस साल का जाएगा। एग्जाम्स तो होने ही चाहिए। एग्जाम्स के बगैर अगर आप किसी का मेरिट कर दोगे तो वो हमेशा उसके आगे प्रश्न रहेंगे। कोई भी ऐसी मेरिट जो बगैर परीक्षा के बनाई गई हो वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब जब भी पूछेंगे उस बच्चे से कि तुम तो 70-72% पर अटक गए, हो गएगा सर पक्षपात हुआ, हमारी तो मैम हमारे दूसरे स्टूडेंट के जानने वाले थे तो उन्होंने नंबर बढ़ा दिए। सर वो तो ट्यूशन पढ़ने जाता था, सर वो तो साइंस टीचर के यहाँ पर पता नहीं क्या क्या उसने घर में सामान पहुंचाया, सर वो इसलिए उसके नंबर बढ़ गए, सर मेरा तो एग्जाम ही नहीं हुआ। ये आपने एक गलत प्रथा पैदा कर दी। और अभी आपको ये भी पता नहीं है। अब आप कह रहे हैं 15 दिन बाद तो ये बताएंगे कि आप इनकी मार्किंग कैसे करेंगे, इनकी मेरिट कैसे निकालेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मैं अंत में आप सबको ये बताना चाहता हूं कि विकल्प था। केंद्र सरकार की अब हिम्मत नहीं है, उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रह गई है। वो थक गए, वो कोरोना से हार गए हैं। नौजवानों के मामले में, 12वीं क्लास के छात्रों के मामले में हमारी केंद्र सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं हार गए हैं। शिक्षा मंत्री जी, आप बीमार हैं, हम आप पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, आप जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आप क्या बीमार हुए, ये तो पूरी 12वीं कक्षा के बैच का भविष्य ही बीमार हो गया। जिस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत इन 12वीं कक्षा के बच्चों को थी ना, उस वक्त न जाने कहां से ये बीमारी आपको एक बार फिर से आ गई, और आप हॉस्पिटल के बेड से बाकी सब काम तो कर रहे हैं। आपको यहां भी अभी भी बोलना चाहिए कि नहीं, इस फैसले को बदलेंगे, जुलाई की कोई तारीख दीजिए, 15 जुलाई की कोई तारीख दीजिए। और आज से कुल 5 दिन लगेंगे इन बच्चों को टीकाकरण करने में। 1.5 करोड़ टीका कोई ज्यादा नहीं है, सारे टीचर्स के समेत, और इनका टीकाकरण करिए।
इतने बड़े 1.5 करोड़ बच्चों का एक पूरा बैच, उनका भविष्य बर्बाद मत करिए। ये मेरिट के बगैर इनका भविष्य चौपट हो जाएगा। इनको जेन्युइन मेरिट का रिजल्ट दीजिए। आपसे एक बार फिर से करबद्ध प्रार्थना है, और उन तमाम मेधावी छात्रों से जो बहुत पढ़ाई करते हैं, जो बहुत मेहनत से अपनी कक्षाओं में अपनी तैयारियां करते हैं और मेरिट में 90% से ऊपर 95, 98, 99, और कुछ बच्चे तो सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स भी लाते हैं। ये आपने उनका गला घोट दिया, आपने उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। मैंने आज अपने एक पूरी पीढ़ी का सवाल उठाया। मुझे उम्मीद है कि हमारा शिक्षक वर्ग और हमारे प्रबुद्ध छात्र और वो प्रबुद्ध अभिभावक जो अपने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना पेट काटकर अपनी उस कम आमदनी में से भी बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करते हैं, इस वर्ष उन बच्चों के भविष्य के ऊपर एक पूरे बैच के लिए ये केंद्र सरकार की अकर्मण्यता, आलस्य, डर, कोरोना के आगे समर्पण, इस सब के चलते आज ये बैच बहुत बड़े संकट में है। इसको बचाने के लिए एक मुहिम फिर से चलाइए, फैसले बदले जाते रहें, और अगर आप सबने आवाज उठाई, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को आज के देखिए, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपकी आवाज को दम मिलेगा और हम भी कह सकेंगे कि देखिए इतने लोगों ने आज इस वीडियो में इतने अभिभावकों ने, इतने छात्रों ने इस वीडियो में अपनी अपनी हाजिरी दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।